Students, welcome back on Stars IQ. Today we will discuss about the making of a scientist. The making of a scientist एक लेसन है 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक के अंदर, जिसका नाम बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। और इसी में हमारा जो 6th लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये जो लेसन है इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जो कि एक अमेरिकन पब्लिशर हैं। वो किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं और उन्होंने रिचर्ड एच एब्राइट, जो कि इस लेसन के अंदर मेन कैरेक्टर हैं हमारे, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम इस लेसन के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। सो स्टार्टिंग करते हैं एब्राइट जो कि वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट हैं। अगर सेल्स की डिस्कवरी की बात करें और सेल्स कैसे वर्क करती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो योगदान रहा है वो एब्राइट का बहुत ज़्यादा रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर एब्राइट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और एब्राइट जो हैं वो बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे और ब्राइट स्टूडेंट होने के साथ साथ उनके अंदर एक क्वालिटी थी। वो क्वालिटी ये थी कि वो चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। चीज़ों को याद करने की बजाय या क्रैब करने की बजाय उन्हें चीज़ों को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और यही कारण है कि वो वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट बन पाए। और बचपन से ही उनके दोस्त जो हैं वो बहुत कम थे। उनकी लाइफ के अंदर जो उनकी मदर हैं उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि एब्राइट के ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही वो खेलने में ज़्यादा समय व्यतीत करता था। उसे कुछ रेयर ही चीज़ों का शौक़ था, जैसे फॉसिल्स इकट्ठे करना, रॉक्स इकट्ठे करना और कॉइन्स को इकट्ठा करना, और इन्हीं के अंदर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता था। और वो रात के समय तारों की तरफ देखता रहता था। इवन कई बार तो ऐसा होता था कि वो पूरी रात ही तारों को देखने में बिता देता था। तो स्टार्टिंग से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ही वाज ए ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ही होनहार विद्यार्थी वो रहे हैं और वो चीज़ों को सीखते रहे थे। देखिए, जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो यहीं से हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि उनकी लाइफ के अंदर देखिए उनकी मदर का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो उनकी जो माँ है वो उनके लिए दोस्त भी लेकर आती थी, क्योंकि एब्राइट को ज़्यादा दोस्त रखने का शौक़ नहीं था और एब्राइट के साथ बहुत सारी बातें भी करती थी, अपने आइडियाज़ शेयर करती थी और एब्राइट के लिए बहुत सारी चीज़ें भी खरीदती थी, जैसे माइक्रोस्कोप है या फिर कैमरा है और माउंटेन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि पहाड़ों के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एब्राइट की मदर है वो एब्राइट के लिए खरीदती थी। तो इन्हीं के अंदर से जो एब्राइट है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता था। जब वो 2nd स्टैंडर्ड में था तो उसने 25 जो स्पीसीज़ हैं बटरफ्लाइज़ की उनको इकट्ठा कर लिया था। तो यहीं से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक 2nd क्लास का जो बच्चा है उसने 25 स्पीसीज़ जो हैं बटरफ्लाइज़ की उनको इकट्ठा कर लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद उसे बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करना एक बोरिंग काम लगने लगा था। इसीलिए उसकी जो माँ है वो भी ऑब्जर्व कर रही थी अपने बच्चे को कि मेरा जो लड़का है वो अब उब गया है बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करते करते। इसीलिए एब्राइट की मदर ने एब्राइट को एक बुक गिफ्ट की। वो जो बुक थी वो थी मोनार्क, जो तितलियाँ होती हैं उनके बारे में, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क की। जो मोनार्क तितली होती है वो सेंट्रल अमेरिका तक कैसे माइग्रेशन करती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एब्राइट की जो मदर हैं वो एब्राइट को एक बुक गिफ्ट करती हैं। और एब्राइट को वो जो बुक है वो काफ़ी पसंद आती है। वो कंप्लीट उस बुक को रीड करते हैं और बुक के एंड में जो राइटर हैं इस बुक के, फ्रेडरिक जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर कनाडा में वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये बुक लिखी थी ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और उन्होंने अपनी जो बुक थी ये इसके लास्ट पेज पे लिखा था कि जो भी रीडर है, जो भी रीड करेगा मेरी बुक को, उसे एक काम करना है कि जितनी भी मोनार्क एक्स
जो मोनार्क बटरफ्लाइज अगर किसी को मिले तो उन्हें टैग करके उस साइंटिस्ट के पास भेजना था। तो काफ़ी समय तक एब्राइट ने ये काम किया। वो क्या करता था, बटरफ्लाइज को कहीं से पकड़ कर लाता था और उनको टैग करता था, लेकिन ये काम भी उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, क्योंकि एक एक बटरफ्लाई को इकट्ठा करना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उसने फैसला किया कि क्यों ना जो एक फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज है उसी को एक साथ पकड़ लिया जाए। तो वो फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने लगा, और फिर एक ऐसा टाइम भी आया, उसने मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं उनको अपने बेसमेंट के अंदर रखना शुरू कर दिया। और बेसमेंट में जब वो बटरफ्लाइज को रखता था तो बटरफ्लाई कोई भी जो अंडा देती थी उसकी जो लाइफ स्टेज होती हैं, जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, उसको उसने काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व किया। और जो भी अंडे से जैसे फिर कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से प्यूपा और फिर उसके बाद बटरफ्लाई, तो अपने बेसमेंट के अंदर से ही तितलियां तैयार करता था, उनको टैग करता था और जो साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक उनके पास भेज देता था। लेकिन ये काम भी उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता गया और उसे बोरिंग लगने लगा, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी बटरफ्लाइज को टैग किया था उनमें से केवल 2 ही जो बटरफ्लाइज हैं वो उसके पास वापस आ पाती हैं। इसके अलावा कोई भी जो बटरफ्लाई है उसके पास वापस नहीं आती। तो इसी प्रकार वो सीखता हुआ उसकी जो लाइफ जर्नी है वो चलती रहती है। और जब वो 7th स्टैंडर्ड में होता है तो 7th स्टैंडर्ड में वो एक काउंटी साइंस फेयर के अंदर पार्ट लेता है, और काउंटी साइंस फेयर के अंदर उसे कोई भी पोजीशन नहीं मिल पाती, क्योंकि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रियलिटी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसने जो एक मेंढक की स्किन होती है उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा शो किया था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं उसकी एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसीलिए उसको इनाम भी नहीं मिल पाया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको काफ़ी इनाम मिले। तो यहीं से एब्राइट ने बहुत कुछ सीखा और उसने रियल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना कि रियल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो गुबरेला बीटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक प्रकार से वायरल डिजीज़ फैलाते हैं जिसके कारण जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर जब इसने इस एक्सपेरिमेंट को काउंटी साइंस फेयर के अंदर शो किया तो उसे एक प्राइज़ भी मिला, और उसके बाद से फिर जो उसका डेडिकेशन था साइंस के अंदर वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट ईयर के अंदर पता लगाया कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है उसकी कॉपी करती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती है उसको जो पक्षी होते हैं वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसको ज़्यादातर पक्षी नहीं खाते, और इसीलिए जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज की। और उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें फिर से जो प्राइज़ है वो दिया गया। और उसके बाद फिर जब वो हाई स्टैंडर्ड के अंदर हुए तो जब वो जूनियर क्लास के अंदर थे तब उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, और इवेंचुअली उसने एक हार्मोन का भी पता लगाया कि कैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो वर्क करते हैं बटरफ्लाइज के अंदर। और हार्मोन का पता लगाने के बाद उसने देखा कि जो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई का उसकी जो विंग्स होती हैं, देखिए जो बटरफ्लाई की विंग्स होती हैं उसके ऊपर आपको डॉट्स मिलेंगे, अराउंड 12 जो डॉट्स होते हैं गोल्डन कलर के वो होते हैं एक बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर। तो इनके बारे में एक एब्राइट ने बताया कि जो ये डॉट्स होते हैं ये रियल में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं इन्हीं के कारण किसी भी जो बटरफ्लाई है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। और यहीं से एक नया बूस्ट भी मिला उसको। और फिर उसके बाद उसने बताया जैसे कि ये हार्मोन होता है, हार्मोन जो विंग्स के ऊपर होता है बटरफ्लाइज के, अगर विंग्स को काट दिया जाए और उसके ऊपर ये हार्मोन डाल दिया जाए तो एक नई जो बटरफ्लाई है वो फॉर्म हो जाती है। वो इस प्रकार जो बटरफ्लाइज हैं उनको विकसित करने लगा, और इस हार्मोन के बाद ही
उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जाना कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जो इनका सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्र। अब केंद्र के अंदर होते हैं डीएनए। अब जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स जो हमारे आनुवंशिक गुण है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उनका ये जो एक्टिविटी थी, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये भी काफ़ी फेमस हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर स्नातक किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए और हार्मोन्स के ऊपर और भी ज़्यादा वर्क किया और बहुत सारी और भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो निकाली। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जिस समय वो निकले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनके जो दोस्त थे उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। और ऐसा नहीं है कि जो एब्राइट था वो सिर्फ एक ब्राइट साइंटिस्ट था। जब भी कभी भी वाद विवाद होता था, जब भी कोई कंपटीशन होता था जिसके अंदर सभी को अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रखने होते थे, तो वन ऑफ द लीडिंग जो वर्क करता था वो एब्राइट करता था। वाद विवाद में काफ़ी अच्छा था और एब्राइट को नौकायान का भी काफ़ी शौक़ था, नौका चलाने में भी काफ़ी एक्सपर्ट था और फोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। और फोटोग्राफी भी कैसी, फोटोग्राफी के अंदर जैसे जो बीटल्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो फोटोग्राफी है वो करना एब्राइट को बहुत ज़्यादा पसंद था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हुए ही उन्होंने जो कृषि प्रयोगशाला थी वहाँ पे भी काम किया। और जब वो 22 ईयर्स के थे तो उनके जो क्लासमेट थे और उनके क्लासमेट्स के ग्रुप ने देखिए स्काउट ऑफ द ईयर जो अवार्ड था वो भी जीता था। और उनकी जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत उन्होंने दिया था सेल्स के बारे में, वो उन्हें लगता था कि ये जो थ्योरी है मेरी वो कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं उनके इलाज में कहीं ना कहीं वो जो थ्योरी है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा यूज होगी। इसीलिए उन्हें स्काउट जो अवार्ड है वो भी दिया गया। और उनकी जो थ्योरी थी वो एक मैगज़ीन के अंदर छपी थी और वो जो मैगज़ीन थी वो एक साइंस मैगज़ीन थी। किसी एक साइंस मैगज़ीन के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स की किसी थ्योरी को इंक्लूड किया गया था। और ये हुआ सिर्फ किसके कारण, एब्राइट और जो उसके फ्रेंड्स थे उनके कारण। उन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे प्रयोग किए, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए कि उनकी जो थ्योरी है वो उस मैगज़ीन के अंदर छप पाई। तो ये थी डिटेल्ड समरी। एब्राइट के बारे में बहुत कुछ हमने जान लिया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अंदर देखिए वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि एब्राइट की लाइफ में वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट क्या रहा है। तो अगर हम लेसन को देखें तो मोनार्क एक्स जो बुक्स थी, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक की जो है ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी एब्राइट के लाइफ में। और यहीं से उनके साइंटिस्ट बनने का जो रास्ता है वो ओपन हो पाया था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आई होप कि यू एंजॉय द वीडियो। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।